तो फ्रेंड्स, वेलकम टू OSR क्लासेस। ये आपकी सीटेट की साइंस की पहली क्लास होने वाली है। ये प्रश्नोत्तरी की क्लास होगी, मतलब क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी। और जितने भी इसके जो क्वेश्चन होंगे, इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी वो आपको साथ साथ बता दी जाएगी। तो इसलिए आपको अलग से, अगर आपके पास समय कम है, वैसे भी 1 महीना रह गया है, आपके पास समय कम है, आपको पूरी थ्योरी देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये क्लास देख लीजिए। इससे आपकी थ्योरी भी और आपके क्वेश्चंस भी दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। आइए तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन के जो ये ऑप्शन होते हैं, इन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसने कहा है संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। क्या करना है? ऊंची मीनार देखनी है आपको। लेंस का तो हम करेंगे नहीं, इसलिए लेंस की वजह से तो इसे हटा ही दो। ठीक है, और लेकिन समतल दर्पण में आप आइए। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में जितनी भी आपकी कोई भी बॉडी है, या फिर मतलब जो भी कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो आकार में उतना ही बनती है। यानी जो बॉडी की जो साइज है, उस बॉडी की इमेज भी साइज में उतनी ही बनेगी। 2 मीटर की आपकी अगर कोई दीवार है, तो इमेज भी उसकी 2 ही मीटर की बनेगी। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में जो इमेज आपकी बनती है वो आभासी बनती है एक तो, और वो वस्तु की उल्टी बनती है। आपने सीधा पेन अगर आप खड़ा करेंगे तो वो क्या कैसी मिलेगी आपको? वो उल्टी मिलेगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है? आपको जो इमेज मिलती है वो सीधी इमेज मिलती है, और एक्चुअल इमेज मिलती है, यानी वास्तविक इमेज आपको मिलती है। जो कार्स के या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल है, उसमें जो साइड व्यू मिरर होते हैं, उसमें आपको कौन सा? उत्तल दर्पण लगे होते हैं। बाहर की तरफ आपने देखा होगा ना, कार में जो क्या कहते हैं सर, दर्पण होते हैं, वो उत्तल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका बोतलों को 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है ABC। वह ढक्कन ए में 2 चम्मच आश्वित जल डालती है। ये आश्वित जल क्या होता है? डिस्टिल वाटर। इसमें से करंट पास नहीं हो सकती। जो बिल्कुल आश्वित जल होगा, जो बिल्कुल अशुद्धियों के बिना होगा, उसमें करंट पास नहीं हो सकती। आपने देखा है ना कि जो वाटर होता है उसमें से करंट पास करती है, लेकिन जो आश्वित डिस्टिल वाटर होता है उसमें से करंट पास नहीं कर सकती। उसने क्या किया है, शिक्षिका ने, टीचर ने, आश्वित जल में कुछ बूंदे HCl की डाल दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डाल दी। दूसरे में उसने वही आश्वित जल लिया है और कुछ बूंदे कास्टिक सोडा या फिर NaOH की डाल दी। तीसरे में उसने वही आश्वित जल लिया है और थोड़ी सी शर्करा डालती है, वह यानी चीनी का घोल बना लेती है। अब उसने पूछा है कि इन तीनों घोलों में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या विद्युत का चालन करेगा। देखो, विद्युत का चालन वही कर सकते हैं जो अपने आयनों में टूट सकता हो। आयन में टूटने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर HCl है, ये HCl में आप क्या करेंगे? आयन में टूट जाएगा, H पॉजिटिव बना लेगा और Cl नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? NaOH होगा। Na पॉजिटिव बना सकता है, OH नेगेटिव बना सकता है, यानी NaOH भी आयंस में टूट सकता है और HCl भी आयंस में टूट सकता है। लेकिन जो शर्करा का ये घोल बना है, चीनी का घोल जो बना है, ये अपने आयंस में नहीं टूट सकता। ये अपने आयन में नहीं टूट सकता, इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। इसका ऑप्शन ए और बी होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। विटामिन आपको बताना है, विटामिन एक्स है जिससे सुखंडी रोग होता है, यानी सूखा रोग होता है। वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन है विटामिन डी, जिससे सुखंडी रोग होता है या फिर सूखा रोग होता है। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है? ये होता है पेलेग्रा। कौन सा होता है? पेलेग्रा। ये विटामिन डी है, कभी इसे कुछ और समझ लो, विटामिन डी। ठीक है, अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 5 नहीं है, ये एस है। चांदी की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे। नहीं, चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है, भले ही कम हो, लेकिन होता तो है ना। ये 152 नहीं, ये S2 है, ठीक है, ये S2 है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, हाँ ये बात सही है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, और ये वाली बात गलत है। तो S1 सही नहीं है और S2 सही है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृण्मय यानी मटियार मृदा के गुण को सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। इसमें से जल शीघ्रता से निकल जाता है, इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है, नहीं, यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देता है, ऐसा भी नहीं है, यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो मटियार मृदा के गुण होते हैं उसमें ये बड़ी मात्रा में जल को अपने अंदर समाये रखता है, रोके रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता। एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता, ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। ऐसा तो कुछ नहीं होता। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। उन्हें जलीय पादप है, उन्हें जल को सोखने के लिए लंबी जड़ों की क्यों जरूरत होगी। ये तो जो वहां होता है ना, जैसे रेगिस्तान वगैरह में लंबी जड़ों की तो ज्यादा उन्हें जरूरत होती है। उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्हें तैरता रहने में सहायता करता है, ऐसा भी कुछ नहीं। ये है, उन्हें जल को सोखने में लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। इसमें क्या है, इसमें जो त्वरण है, इसमें जो त्वरण है वो क्या है, शून्य है। वो त्वरण इसमें शून्य है, तो वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। स्थिर गति में बढ़ते ढलान के साथ एक वक्रित रेखा, नहीं, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, हाँ ये इसका ऑप्शन सही होगा। समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा, वेग अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, नहीं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, यानी प्रतिबिंब और रमन के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर हो, और शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। तो रमन और शिक्षा दर्पण में उनकी नई स्थिति की दूरी क्या होगी। ऑप्शन होगा इसका, रमन और शिक्षा दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हैं, दर्पण से रमन 10 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी है, दर्पण से रमन 5 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी है, रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बताना है आपको। इसमें आंसर जो होगा वो होगा, रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से कितनी दूरी पर हैं, दोनों 5 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेदने जाता है, निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, नहीं, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए, हाँ, उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए। ऐसा उसे कैसे पता लगेगा, उसे अपनी स्थिति के समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए, नहीं। देखो ऐसे जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि
आपको मान लो कोई कॉइन भी आपको पानी में से उठाना है, तो आपको दिखाई तो ऐसा लगेगा कि वो आपको ऊपर है, लेकिन वो होता नीचे है। तो आपको जो अगर आपको निशाना लगाना है, हाथ से कोई सामान उठाना है, तो आपको उसकी आभासी स्थिति से थोड़ा नीचे उसको उठाना पड़ेगा, या कोई निशाना लगाना है जो आप उसकी एक्चुअल इमेज बन रही है उससे नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज बनती है वो ऐसा लगता है वो आपके बहुत पास है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिणाम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन नंबर 1, सर्पी घर्षण बड़ा होगा लौटनिक घर्षण से, स्थैतिक घर्षण से। स्थैतिक घर्षण, देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये वाला होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा सर्पी घर्षण से, फिर लौटनिक घर्षण से। घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, मतलब के यानी एक, आप जैसे किसी उस पर चल रहे हैं, रफ सरफेस पर चल रहे हैं, तो आपके चलने का कोई विरोध करेगा, है ना, चलने का कोई विरोध करेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? स्टैटिक या फिर स्थैतिक घर्षण होगा। सबसे बड़ा होगा, ये चलने ही नहीं देगा। या आप कोई किसी बुक को किसी प्लेन सरफेस पर क्या करवा रहे हैं, फिसलने दे रहे हैं, तो अगर ज़्यादा ही सरफेस है, तो ज़्यादा ही मतलब रफ सरफेस है, तो वो वहीं पर रुका रहेगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, यानी वो वहीं पर रुका है। फिर क्या करेगा? वो सर्पी घर्षण करेगा, फिर होगा लोटनी घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11। रेफ्रिजरेटर ए मुक्त होती है, यानी ये बताना ये कौन सी गैस है ए मुक्त होती है, तथा एरोसोल का छिड़काव बी, या ए बी की जगह आप डैश भी लगा सकते हो, जो भी आपको सहूलियत दिखे। रेफ्रिजरेटर से डैश मुक्त होती है, बताना है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से आप क्या मुक्त होती है। ठीक है, वैसे रेफ्रिजरेटर से आपको पता होगा, फ्रिज से आपको CFC है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन मुक्त होती है, तथा एरोसोल के छिड़काव डैश की क्षीणता करता है, और डैश सूर्य से आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है। सूर्य से पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए उत्तरदायी, यानी सी की जगह तो होगा पराबैंगनी। ठीक है, सी इन सब में क्या है? पराबैंगनी है। बी सूर्य से आने वाली, यानी ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और यहाँ पर होगा CFC। तो इसका आंसर हो जाएगा CFCO3 और पराबैंगनी, यानी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में CFC मुक्त होती है, एरोसोल के छिड़काव से ओजोन की क्षीणता होती है। बिल्कुल सही बात है, ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है, तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग में चिपकता है? मध्य में, केवल मध्य में, सभी जगह से समान रूप में, अधिकांश दोनों किनारों पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिकांश दोनों किनारों पर, क्योंकि जो इसके दोनों किनारे होते हैं वहां पर इसके सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कि कोई भी लोहे की वस्तु चुंबक से चिपक जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या का अपनाना उसकी डैश को सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन पेडागोजी से है। बताना है आपको, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, पर्यावरणीय वैधता। देखो, विज्ञान की पाठ्यचर्या को समझना है, ऐतिहासिक तो हो नहीं सकता, पर्यावरण से भी इतना कुछ खास है नहीं इसमें। विषय वस्तु वैधता, खाली विषय वस्तु को विज्ञान की पाठ्यचर्या से थोड़ा ना जोड़ना है। संज्ञान का मतलब होता है समझ, समझ को सुनिश्चित करना ही साइंस का मेन मोटो होता है ना। तो इसमें हो जाएगा संज्ञानात्मक वैधता। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें उनके 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और उनके प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। यह विधि कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती? कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक ने विद्यार्थियों के क्रियाकलाप करने के लिए कहा। उसने 10 विद्यार्थियों के शरीर का तापमान मापता है, उनके प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करता है। इस विधि प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती। देखो, इसने निष्कर्ष तो यहाँ पर निकाला है,
है ना। टेम्परेचर को नोट किया है, रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करके निष्कर्ष तो इसने निकाला है, मापा भी है क्योंकि इसने टेम्परेचर को मापा है। संप्रेषण करना है यानी कम्युनिकेट करना है 10 साथियों के साथ किया है तो कम्युनिकेशन तो हुआ ही होगा। लेकिन ये प्रयोग में नहीं आती। क्यों नहीं आती प्रयोग में? क्योंकि इन्होंने कुछ अलग से तो नहीं किया है, थर्मामीटर लिया है उससे सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया है ना, तो ये प्रयोग में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया? पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। तना रसदार होता है, पत्ती का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। तने पर मोटी परत होती है, बिल्कुल होती है। जड़ें सतह के समीप होती हैं, जड़ें बिल्कुल अंदर गहरी चली जाती हैं पानी की खोज में। इसलिए डी ऑप्शन को छोड़कर ए, बी और सी तीनों होंगे। आज की ना वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं। अब अगर पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे तो आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी बोर होने लगोगे। इसलिए जो नेक्स्ट 15 होंगे वो जस्ट इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी, तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखना, इससे आपको बोरियत भी नहीं लगेगी और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।